ये कौम कीमे वाले नान के नाम पे ज़्यादा इकट्ठी होती है। अच्छा, आप लोग करीब भी आ सकते हैं या कम से कम एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं क्या? तो ये देखिए, ये वाली जगह है ना, आप लोग जितने हैं आप लोग यहीं पूरे हो जाएंगे, और मैं जब यहाँ बैठा हुआ होऊंगा तो मेरा चेहरा भी नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन की भी ज़्यादा करीब होंगे, और मैं फिर माइक भी नहीं ओपन करूँगा ताकि वो वाले मसले ना हो, मैं थोड़ा सा कम हल्का बोल लूँगा, क्योंकि आज तो अब हमने कल वाला टारगेट भी पूरा करना है ना। तो आज तो हमारे पास ऊपर खाली है टोटल टाइम। नहीं जी कर दें, मुझे कैद कर दिया जाए। चैप्टर 11 भी है हमारे पास और चैप्टर 9 भी है। 9 टेक्निकल है, डिविडेंड वाली बातें, और 11 है रटे वाला, सीधा सीधा टाइप का। 11 से शुरू करते हैं। इत्तेफाक कैटेगरी बन गई। हमेशा दिल करता है कि 9-11 इकट्ठे हों, लेकिन ये बात अगर अमेरिका सुन ले तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि टीचर ने कहा कि 9/11 उसे बहुत पसंद है। तो क्या था 9/11? जो अटैक हुआ था, जिसके बाद अफगानिस्तान पे हमला करने का उनके पास, और मुशर्रफ जो है वो थोड़ा सा प्ले अराउंड ना करता तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के ऊपर अटैक का मूड था। तो उस टाइम पे उन्हीं से पैसे हो रही है, ये इसकी ऑटो पे होती है जी। 9/11 क्यों कहते हैं? जो इंग्लिश फॉर्मेट है उसमें महीना पहले लिखना होता है। आप अगर एक्सेल पे डेट डाल रहे हो ना, तो आपने पहले महीना लिखना है, स्लैश डालना है, फिर डेट डालनी है, तो इसलिए ये 9/11 है। अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न आपने नोट किया था कि चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है और समझ आ जाए तो उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। ख़ासतौर पे डायरेक्टर रिपोर्ट तकलीफदेह चीज़ है, वो पूरी याद करनी पड़ती है। एनुअल रिटर्न को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी। फिर अब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसकी वो डेट्स और वो सारा, फिर एक प्रोसेस है मेनली ऑथेंटिकेशन, अप्रूवल, मेंबर्स को अकाउंट्स वगैरह भेजा जाना, उसमें लिस्टेड की अलग शर्तें, एक्सेप्शंस अलग से। आपको याद हो हमने एक टेबल वगैरह देखा था इसमें। अकाउंट्स एनुअल रिटर्न पुराने से नए सवाल की तरफ आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रजा एंटरप्राइजेज लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज आउट ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट्स के वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव CEO मुल्क से बाहर गया हुआ है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एज कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 विच REL वुड हैव टू कंप्लाई विद इन अबव सिचुएशन। एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी की साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट बतानी है, और खुद ही से उन्होंने कह दिया कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो पहले इन्हें बताएं कि जी ये कंपनी के 2 डायरेक्टर ने साइन करने हैं, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हो तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करते हैं। इन द गिवन सिचुएशन, चूंकि मिस्टर रजा जो है, मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ उनकी रिप्लेसमेंट पे एक और डायरेक्टर जो है वो इसको साइन कर देगा। लिस्टेड 3 नंबर पूरे करने के लिए अब वो आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ CFO के इजाफी साइन भी होने चाहिए। उन्होंने साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन के बाद और कुछ नहीं कहा। अगर वो कहते हैं ना साइनिंग और उससे रिलेटेड मामला, तो फिर हम कहते हैं मेंबर्स को भेजना फलाना फलाना। इधर उन्होंने साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन हमारा स्कोप फिक्स कर दिया। तो अगेन टाइप 2 सवाल है जिसमें ऊपर थोड़ा सा रजा एंटरप्राइजेस का जिक्र करके नीचे अपनी हमने क्या चीज़ इसी बात भेजते हैं। ये स्टेप वाइज होता है, पहले अकाउंट्स बनते हैं, फिर अकाउंट्स का ऑडिट होता है, यानी अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स साइन होते हैं, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, फिर ये सारी चीज़ें उठा के मेंबर्स को भेजी जाती है। फिर मेंबर्स की मीटिंग होती है और मेंबर्स अप्रूव करते हैं। अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन में फ़र्क है। ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन बेसिकली वो पास्ट डेट है, वो पुरानी डेट है जिस पे डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया कि हमारी तरफ से ओके हैं।
फिर उसके बाद क्या हुआ, मुख्तलिफ प्रोसेस, मेंबर्स वगैरह को भेजा गया, फिर एजीएम पे मेंबर्स ने इकट्ठे होकर जो हरकत की उसको हम कहते हैं अप्रूव। तो अप्रूवल मेंबर्स की होती है और ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स। तो वो जो शुरू में साइन होते हैं ना, जो हम कहते हैं डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद मेंबर्स को पहुंचता है। तो ये जहन में रखना है कि डायरेक्टर के साइन का मतलब है ऑथेंटिकेशन, मेंबर्स के साइन का मतलब है अप्रूवल। तो मेंबर के हाथ में जो फाइनेंशियल्स आते हैं वो डायरेक्टर की तरफ से साइन हुए हुए होते हैं। उस वक्त हम कहते हैं कि 2 डायरेक्टर और सीएफओ साइन करें, लिस्टेड है। और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव उनमें से एक होना चाहिए 2 डायरेक्टर में से, और अगर मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसकी जगह एक और डायरेक्टर। पॉइंट क्लियर हुआ? एक स्टेप आगे चलते हैं। Annual general meeting of company was held on October 31, 2009, but on account of certain disagreement, the member does not adopt the audited financial statement. member इकट्ठे हुए, जून 30 का ईयर एंड था, अक्टूबर 31, 2009 को उनकी एजीएम हुई और एजीएम में अकाउंट्स अडॉप्ट उन्होंने नहीं किए। In above situation, how would the company comply with the provision of Companies Act related to filing of copies of annual account with the Registrar of Companies? अब मेंबर्स ने तो अप्रूव किया ही नहीं, अब कंपनी बेचारी कैसे फुलफिल करेगी अपनी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट? हाँ, इसका मतलब है कि मेंबर्स अडॉप्ट करें या ना करें, हमने तो फाइल करना ही होता है। बस इजाफी बात ये होगी कि फाइलिंग के वक्त हम ये बता देंगे कि ये हमारे मेंबर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया। अब चूंकि 4 नंबर है तो 3 नंबर की ये बातें हैं और 1 नंबर रिलेट करने का है कि जिसमें आप इस चीज़ का एहतराम करेंगे। ये एक सिनेरियो है और ये कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये कहें कि ये वाली कंपनी अपनी जो वो है अपने डायरेक्टर को रिकॉर्ड्स भेजते हुए ये वाली बात बता देगी। ठीक है, मतलब भाई ने एक मज़े का पॉइंट निकाला कि अब 4 नंबर है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे जस्टिफाई करें। तो सवाल में वो खामोश हैं कि कंपनी प्राइवेट है या नहीं है। तो एक खूबसूरत बात हो सकती है कि नीचे आप लिख दें कि अगर ये एक प्राइवेट कंपनी हो जिसका 10 मिलियन से छोटा पेड अप कैपिटल हो तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रिकॉर्ड्स फाइल करे, और 1 मिलियन से नीचे हो तो ऑडिट नहीं होता। और लेकिन आपने एक एफिडेविट देना होता है कि हाँ भाई हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए। जी, have recently been appointed as CFO of a newly formed company engaged in manufacturing activities. Explain what type of accounting records would the company be required to maintain. कंपनी के पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरह के होंगे? अब ये एक अगर जनरल सवाल होता, कोई और सब्जेक्ट होता तो आप अपनी तरफ से अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या लिख देते, लेजर्स होने चाहिए, ट्रायल बैलेंस होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कानून के मुताबिक उन्होंने पूछा है कि बताएं कि कंपनी के पास किस किस्म के अकाउंटिंग, खाली रिकॉर्ड्स नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो आपको याद होगा कि एक था बुक्स और पेपर, वो था हर तरह के रिकॉर्ड। फिर एक स्टेप आगे हम आए थे और हमने कहा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड। तो टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन पूछी है थोड़ा सा घुमा के। तो अब और कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब है कॉस्ट वाले जो चौथा वाला एलिमेंट है वो भी पूरा आ जाएगा। तो ये आपने कहना है कि जी एज द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो इनको ये फॉलोइंग तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और नीचे आपने जनाब वो चारों को लिख दिया और उसके नंबर हासिल कर लिए। तो देखा जाए तो जितने भी सवाल नज़र आ रहे हैं ना वो हैं रट्टे वाले, बट थोड़ा सा हल्का सा वो उसको मतलब को बहुत लंबी चौड़ी सिचुएशन नहीं बनाते, हल्का सा कहते हैं उसने मशवरा मांगा है, उसने आपसे पूछा है, उसको बता दो क्या करना है। तो बस वो आपने उतना ही एहतराम करना है कि हम उसको देंगे। तो टाइप 2 सवाल हमें ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट टू बी अटैच विद द शीट ऑफ अ पब्लिक कंपनी एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। पब्लिक कंपनी बोला, लिस्टेड नहीं बोला। 10 नंबर आपने देखे, आप घबरा गए। आपने पहले पब्लिक के सारे लिखे और फिर भी आपको लगा कि पता नहीं आई कि बहादुर जो है वो क्या चाहता होगा। पब्लिक कंपनी के साथ उन्होंने नहीं बताया कि वो लिस्टेड है या नहीं है। नॉर्मली वो बता देते हैं अगर लिस्टेड बताना हो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि वो लिस्टेड नहीं है। लेकिन 10 नंबर अगर आपको डरा रहे हैं, ऑल्दो पब्लिक कंपनी की इतनी सारी बातें ऑलरेडी हैं, फिर भी डर के आगे जीत। जिस वक्त डर गए 4 इजाफी लाइनें लिखने में कोई कबाहत नहीं है।
और अगर आपको लगेगा एक माइंड करेगा तो आप कहेंगे इफ दिस पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी, तो ये इजाफी बातें भी। तो 10 नंबर ऑलरेडी सफिशिएंट हैं, बट बहरहाल वही मैं आपको कह रहा हूं कि पेपर में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी डर लगे तो ज़्यादा लिख के पछता लें, खैर है, कम लिख के मत पछताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो 3 पॉइंट आपने बताए, फिर अगले तकरीबन 9 के करीब पॉइंट्स हैं, तो आप ऑलरेडी 12-13 पॉइंट्स तो बता चुके हैं। अपेरेंटली तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखें 6 नंबर 5 नंबर इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अगर एक सवाल को 10 नंबर की लोकेशन मिली है तो अच्छा, चलें पास पेपर थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या उन्होंने हर दफ़ा पब्लिक के सिर्फ 10 नंबर के लिए पूछे। थोड़ा सा ये भी पता लग जाएगा कि एग्जामिनर भी 10 नंबर कितने को मानता है। यहाँ तो 10 नंबर खाली पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, और वो सारे 1 और 2 वाले प्रोसीजर देने से भी कवर हो जाता है। फिर भी अगर खौफ हो या आपके पास टाइम बहुत हो, आखिरी 1 घंटा आ गया, 80% आपने सवाल कर लिए हुए हैं, 20% सवालों को बार बार देख के आपका दिमाग कलाबाजियाँ खा रहा है। आपने कहा इससे पहले कि मैं गलत बातें सोचूं या मेरा दिमाग मुंतशिर हो या मैं दो बच्चों की तरफ देखूं या बार बार घड़ी को देख के परेशान हूं, एक पीछे सवाल था उसको थोड़ा सा और प्यारा कराता हूँ। तो पीछे गए, को 3-4 मिनट में वो लाइनें लिखी, वापस आए कि चलो ये 3-4 मिनट वैसे ही ज़ाया होने थे, मैंने सोचते रहना था, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो कम से कम पीछे वाले सवाल के नंबर ही थोड़े से और पक्के कर लूँ। तो ऑन अ सेफर साइड जब भी डर लगे, मैं खुद मानता हूँ कि इसमें ऊपर वाले 2 काफ़ी हैं, बट अगर आपको डर लगे और आप चाहें कि मज़ीद इसमें ऐड ऑन किया जाए तो आप 3 से काम चला सकते हैं, यानी कि 3 इसमें एडिशनल 3 याद है, 3 से क्या मुराद था? लो जी, हमारे इसने काम करना बंद कर दिया। लो जी, नज़र लग गई हमारी डिवाइस को, डन। चलें आगे। Describe the formalities to be completed by unlisted company. Unlisted company, not being a private company having paid up capital of less than rupees 10 million। इस जुमले का उर्दू तर्जुमा क्या है? ये किस कंपनी का जिक्र हो रहा है? एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि नहीं है वो प्राइवेट कंपनी जिसका 10 मिलियन से लेस हो। इसका मतलब है ये प्राइवेट है, लेकिन इसका मतलब ये अनलिस्टेड कंपनी है और इसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ऊपर। बिफोर एंड आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, यानी उन्होंने कह दिया कि एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड ना हो उसका मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद सारी बातें बता दें। मीटिंग से पहले क्या करती है? एनुअल अकाउंट्स को लेके ऑथेंटिकेट करते हैं, मेंबर्स को भेजते हैं। लिस्टेड होती तो वो वाली बातें करते हैं, SECP स्टॉक एक्सचेंज 3 कॉपियाँ, वो करनी नहीं जो कि लिस्टेड ही नहीं है। यानी इन्होंने आपको महदूद कर दिया, वो जो मैंने टेबल बनाया था उसमें से लिस्टेड को साइड पे कर दिया, और 10 मिलियन से कम नहीं है तो वो एक्सेप्शन में से भी आधी उड़ गई। तो अब उन्होंने कह दिया है कि आपने कंपनी का अकाउंट्स मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद की बातें बता दें। मीटिंग से पहले नोटिस भेजते हैं और मीटिंग के बाद फाइलिंग करते हैं। तो बस आपने नोटिस और फाइलिंग वाली बातें बता देनी है। 5 नंबर का सवाल है। अब अगेन वही बात है कि 5 नंबर का सवाल है, आप जब वो नोटिस की बातें बता दें, फाइलिंग वाली बातें बता दें तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। फिर भी डर लग रहा हो तो आप कह दें कि जी ऑडिट वगैरह, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, दोबारा देख लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ बतानी है। तो फॉर्मेलिटीज़ में आप साइनिंग भी डाल सकते हैं, आप ऑडिट भी डाल सकते हैं। तो तरीका ये है कि 2 फॉर्मेलिटी बता के ज़्यादा डिटेल में, या दूसरा तरीका ये है कि 5 फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी थोड़ी सी बता दें। अकाउंट्स ऑथेंटिकेट होंगे, ऑडिट होगा, फिर मेंबर्स को नोटिस जाएगा, फिर मेंबर्स की अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड दोनों सूरतों में हम लोगों ने जी, उन्होंने कहा सवाल में एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स लिखा हुआ है कि एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स से रिलेटेड आप क्या करेंगे। तब जब ऑडिट हुआ हुआ तो इसका मतलब है साइन भी हो चुके होंगे डायरेक्टर्स की तरफ से। बस फिर इसका मतलब ये है कि मीटिंग से इमीडिएट पहले वाला स्टेप ख़त भेजने वाला, और मीटिंग से इमीडिएट बाद वाला स्टेप फाइल करने वाला, वो 2 स्टेप 5 नंबर के लिए हमने बता दिए। तो ये एक रट्टे वाला सवाल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने वाला था,
जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया हो। SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company and hits as रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। ये कंपनी है होली ओन्ड सब्सिडरी, एक इंटरनेशनल कंपनी की, रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है। लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। क्या खूबसूरत बात है, अभी चाहे कराची में होती चाहे पेशावर में होती, सवाल इन्होंने पूछा है लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो अब आप क्या कहेंगे? SQL प्लास्टिक लिमिटेड, नाम से प्लास्टिक्स लिमिटेड, नाम से लग रहा है कि कोई प्लास्टिक का कुछ कर रहे हैं। देखते हैं, इन्होंने कोई ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं लिखा। तो अगेन आप वो जो आखिरी वाला है वो उसी इफ़ के साथ लिख दें, इफ़ द कंपनी इज डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग काम, तो ये फिर ये एडिशनल भी है। मेरा सवाल ये है कि लिस्ट द बुक का मतलब आप पहली बुक का नाम लिखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी? नहीं, आप स्टार्ट में एक लाइन लिखेंगे और आप कहेंगे कि ये जो SQL है, SQL जो है, ये मेरा पेन एन मौके पे दागे मुफारकत दे गया। तो SQL प्लास्टिक लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वो फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और नीचे 3 लिखी और चौथे के साथ लिख दिया कि अगर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में है तो फिर वो कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स भी। स्टेट द कंडीशन विच द डायरेक्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इफ दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट SQL फैक्ट्री लोकेटेड इन पेशावर। वो उसको फैक्ट्री पे रखना चाहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, तो क्या रिक्वायरमेंट है? रख सकते हैं। रखने के कितने अरसे में? 7 दिनों में बता दें, अप्रूव नहीं, इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रार को कि हमने ऐसा कर लिया। तो SQL का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया, रट्टे वाला सवाल था। ब्रीफली डिस्कस द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ पब्लिक कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। इस दफ़ा 9 नंबर के लिए, 9 नंबर में तो अब और यकीन बढ़ जाएगा कि ये खाली ही पब्लिक की बात हो रही है। मर्जी है उनकी, 10 नंबर के लिए भी वही सवाल, 9 नंबर के भी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। नंबर तो हमने लेने हैं, उन्होंने तो बांटने हैं। भाईजान ऐसा ना करें, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, यही था तरतीब में। एपेक्स पेट्रोलियम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, लॉसेज इनकर कर रही है पास्ट फ्यू ईयर्स से। एक कंपनी है पिछले कई साल से लॉसेज में है। सम शेयर होल्डर्स आर ऑफ द व्यू, कुछ शेयर होल्डर्स का ये मानना है दैट मैनेजमेंट इज मिस यूजिंग कंपनीज रिसोर्सेज देयर बाय एंडेंजरिंग द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। सवाल ऐसे उठाते हैं जैसे पता नहीं क्या करने वाले हैं, बहुत ऊपर तक उसे ले जाते हैं। Consequently, they want to inspect the books of accounts and appoint an expert to help them in the review. Advise the aggrieved shareholder in respect of the above matter in the light of Companies Act 2017. उनको लग रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ें चल रही हैं, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, अपना एक बंदा लेके आना चाह रहे हैं। आप बताएं कि ये वाली चीज़ में वो क्या कर सकते हैं? अब फंस गए हम, 6 नंबर है, जवाब छोटा सा है। छोटा सा जवाब क्या बोला? मेंबर्स आर नॉट अलाउड कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकें। देन हु इज अलाउड? डायरेक्टर्स। अब इन्होंने आपसे मशवरा मांगा है, एडवाइस मांगी है, आप फ़ौरन से इसको कैटेगरी 3 सवाल डिक्लेयर कर दें और नंबर पूरे करने के लिए जवाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहले कानून बताएं। कानून ये कहता है कि मेंबर्स आर नॉट अलाउड कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं अकाउंट्स को, हाउएवर डायरेक्टर्स आर अलाउड कि वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन चूँकि मसला मेंबर्स को है तो उनको इंस्पेक्शन का वो है, और डायरेक्टर्स ने ऐसी बात रेज़ नहीं की, ये मेंबर्स को मसला आ रहा है। तो जवाब ये है कि मेंबर्स खुद चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो डायरेक्टर्स को फरमाइश कर दें और डायरेक्टर से कहें कि जी आप अगर हमारे बिहाफ पे आप अपने तौर पे अगर इंस्पेक्शन कर लें, हमें इजाज़त मत दें, हम नहीं आते कंपनी में, आप बीइंग अ डायरेक्टर आप इंस्पेक्ट करके देख, लग रहा है एक दूसरे है कि डायरेक्टर को सिलेक्टेड इजाज़त भी दिलवाई जा सकती है कि जी इस तरह से है। अदरवाइज कॉमन रूल ये है कि मेंबर्स को अकाउंट्स देखने की इजाज़त नहीं होती, बुक्स देखने की इजाज़त नहीं होती, सिवाय उन बुक्स के जो लॉ ने एक्सप्रेसली बता दी कि मिनट्स की बुक है 2 घंटे तक अलाउ होगी, इन्वेस्टमेंट है 2 घंटे अलाउ होगी, फलाना चीज़ है, मेंबर्स की लिस्ट है, AGM में ओपन हुई भी होगी, आप उस वक्त स्टैच्यू मीटिंग में ओपन हुई भी आप देख सकते हैं। तो जो लॉ ने खुद कह दिया ठीक है,
जो लॉ ने नहीं बताया, मेंबर्स को खुली इजाज़त नहीं है लेकिन डायरेक्टर्स को खुली इजाज़त है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम डायरेक्टर को फरमाइश कर दें, वो इंस्पेक्शन कर दें हमारे बिहाफ पे। दूसरा ये कि हम उनसे कहें कि आप अगर कोई पावर हमें डेलीगेट कर दें और हम इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर लें। तो 6 नंबर में ज़्यादा और जवाब अपनी ज़िंदगी आसान कर ली। नहीं जी, पुराने ज़माने में पेन नहीं चलता था, ऐसे ऐसे करते थे। अभी वाले पेन भी कभी कभी ऐसे चल जाते हैं। खैर नहीं चल रहा, नहीं, पाम को वो और तरह से रिजेक्ट वो कर रहा है। ये फॉर्मेलिटीज़ थी। एक सवाल हमारा बीच में स्किप हुआ था, नरेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटेड टू फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो कुछ आपको पता है सब कुछ बता दें। साइनिंग को कहते हैं, कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, फिर आप रुक के कहेंगे उनमें से एक चीफ एग्जेक्टिव। ये 2 लाइनें बन जाती है ना। ये कहना अच्छा नहीं है कि एक चीफ एग्जेक्टिव और एक डायरेक्टर, ये ज़्यादा प्यारी बात है कि आप कहें 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, अगली लाइन उनमें से एक चीफ एग्जेक्टिव होना चाहिए, तीसरी लाइन और अगर वो मुल्क से बाहर गया हुआ हो तो उसकी जगह कोई और डायरेक्टर। क्या आपके पास सेल है? देख लें अगर मैं फिर आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सेल भी मेरे हाथ से जाए। उनसे कहें अगर सेल इसमें डल जाए तो असल बचा लिया हमने। छोटा सा सेल है ना, कितने का होगा? 1,500 का, 1,500 का नहीं, बगैर चार्जिंग वाला। लेकिन ये AAA से छोटा वाला है, ये 4 दफ़ा ए है। नहीं, ये बगैर चार्ज वाला है। डिपेंड करता है ये स्टाइलस का कितना वो है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम के लिए है तो सीधा से महंगा। ये कॉमन नहीं है, कॉमन होता है AA और AAA, तो ये टेट्रा ए है। वो उन्हें बनाने की कॉस्ट उतनी पड़ती है ना, लेकिन क्या होता है इसकी डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो बनता कम है, जब बनता कम है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आती, फिर बहुत सारा इन्वेंट्री आइटम ज़ाया भी हो जाता है पड़े पड़े, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसकी उसमें सारी चीज़ें ऐड करके इसकी रिटेल प्राइस बढ़ जाती है। हाँ नहीं, मतलब मज़े की बात है कि इसकी कॉस्ट वाकई कम पड़ती है, लेकिन इसमें और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अच्छा दी, ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी बात की, और फिर चूंकि इन्होंने नहीं कहा कि लिस्टेड है कौन सी है, तो फिर लिस्टेड भी फिट कर दें कि अगर लिस्टेड हुई तो भी भाई साइन करेंगे। तो 4 नंबर पूरे करने के लिए हमने क्या बात कर दी, इन्होंने एसएमसी की बात भी कर देंगे कि वो अकेला डायरेक्टर जो है वही उसको साइन कर देगा। हाँ मतलब वो ऑडिट के हवाले से ही इस तरह से कर, ऑथेंटिकेशन में बहरहाल वो उनके साइन होते हैं, मतलब और लिखना चाहें तो लिख दें। वही बात है, इजाफी पॉइंट लिखने में कोई दुख नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्रॉस कर देंगे। सबसे प्यारी बात सीए की ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बड़ी सहूलत है, नहीं तो बच्चे रुल जाए। अच्छा जी, ये सवाल हमने देख लिया था, ये सवाल देख लिया था। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग व्हेन सच बुक्स आर नॉट डीम्ड टू बी प्रॉपर। खूबसूरत सवाल। जब हमने कहा था कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो होती हैं जो कंपनी के अफेयर्स को फेयरली रिप्रेजेंट कर रही हों, तो जो फेयरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगी। तो आपने नॉट वाले जवाब को, और अगेन अगर आपने रट्टा वो वाली इंग्लिश का मारा हुआ है तो फिर अब आप कहेंगे व्हेन सच बुक्स आर नॉट डीम्ड टू बी प्रॉपर, द बुक्स आर नॉट डीम्ड टू बी प्रॉपर अदर देन द फॉलोइंग कंडीशन। और नीचे चेक की डेफिनेशन याद है किसी को? उसमें 2 दफा नेगेटिव आता था, अदर देन डिमांड हो ऐसा नहीं होता, विच इज जब वैसा नहीं होता जो कि अदर देन डिमांड हो, तो इसका मतलब है वो होता है डिमांड। तो इस्तेमाल। अच्छा, व्हेन अ कंपनी इज डीम्ड टू हैव केप्ट प्रॉपर बुक्स इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के केस में प्रॉपर बुक से क्या मुराद है शायर की?
ठीक हो गया भाई ने सेल चेंज करा के देखा, कुछ ना कुछ बेहतरी आई, लेकिन वो बात नहीं बनी। ए नहीं, इसका मतलब मसला कुछ और ही है। चले हमें सेल मिल गया इसी बहाने। उन्होंने भी कोई इस्तेमाल हुआ तो नहीं दिया? नया खोल के दिए, बस ठीक है, अब बेचेंगे इसे। हाँ, कल वाले पैसे रिकवर होंगे। इंसान ना जब इखलाकी गिरावट पे उतरता है ना, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो इतने से पैसों की चोरी भी कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली आपको लगता होगा ऐसा नहीं होता, लेकिन बेरहम है इंसान। जी, अच्छा आइडिया है, उससे उनकी बिक्री थोड़ी सी कम हो जाएगी। असल में वही बात है कि वो चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल कंपनियां वाला बनाए रखते हैं। पुराने ज़माने में होता था पतली पिन वाला चार्जर, मोटी पिन वाला चार्जर, फिर उसके बाद एक यूएसबी वाली पिन वाला चार्जर आया, अब जो है वो टाइप सी वाला फलाना वाला। तो ये हाँ, आईफोन तो वो कौन लोग हैं। अच्छा जी, ये सवाल समझ आया, आगे चलते हैं। The company's annual financial statement are in process of finalization for presentation at company's AGM. कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फाइनलाइजेशन के फेज़ में हैं ताकि कंपनी की AGM पे प्रेजेंट हो। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी उन्होंने कहा हमने मजाक ही किया था, आपसे हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अप्रूवल एंड साइनिंग स्टेटमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। अप्रूवल साइनिंग भी बोल दिया। अब आप कहेंगे साइनिंग आपने कह दिया, इंडिकेशन, और चूंकि आपने अप्रूवल जैसा भी बोल दिया है, बाद मेंबर्स उसको अप्रूव कर रहे होते हैं, तो अप्रूवल एंड साइनिंग से आप शुरू वाला प्रोसेस भी लिख सकते थे, लेकिन 5 नंबर भी हैं और आपको ज़्यादा पता भी है, तो आप साइनिंग में ऑथेंटिकेशन को डाल दें और अप्रूवल में आप कह दें कि मेंबर्स की अप्रूवल हमें बाद में चाहिए होगी मीटिंग में, और उससे पीछे डायरेक्टर्स जो करेंगे वो होगा ऑथेंटिकेशन। और कौन सी कंपनी है भला, नहीं बताया हुआ ना, तो बस ठीक है, फिर प्राइवेट और लिस्टेड और वो सारी बातें आपने वो फिट कर देनी है। डन। एसएमसी वाली बात नहीं फिट करनी है। क्यों? क्योंकि उसने एजीएम करके मेंबर्स को तो बुलाना नहीं है, तो इसका मतलब ये एसएमसी बहरहाल नहीं है। अबाशर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, वाज इनकॉर्पोरेटेड की। सवाल सुनो। Advise the directors about the particulars to be set out in their report for submission to the members of company, listed company. Director report, auditors report और एक और CFO की report. Particulars to be set out in their report. सारे पॉइंट्स होते हैं 3, 10 नंबर गौर किए, कंटेंट्स नंबर गौर किए, तो इसलिए ना कभी भी ये नंबर से धोखा नहीं खाना। क्या कि अपने 10 नंबर दिए हुए हैं तो शायद लिस्टेड ना लिखना हो, वो पूछने पे आते हैं तो 7 नंबर के लिए लिस्टेड पूछ लेते हैं पूरा। बस पॉइंट्स लिस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसी है, मतलब आपने को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, और कहीं पे भी डायरेक्टर रिपोर्ट की एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मांगी। हम उतना ही लिखेंगे जितना किताब में, उससे ऊपर नहीं मांगा जा सकता। उस पर तबसरे करवाए जा सकते हैं हमसे कि बताओ सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैंने आपको समझा तो दिया था शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि पेपर में वो कहे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चीज़ होती है, उसकी ज़रा शक्ल बना के दिखाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हमसे उतना पूछा जाएगा जितना लॉ ने हमें बताया है। ये तो मैंने आउट ऑफ माई ड्यूटी जो है वो आपको समझाने के लिए कि आपके जहन में एक इमेज बन जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया। अदरवाइज मैं कह देता ये लिस्ट है, रट्टा मार लें, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन मैं इतना जालिम नहीं रहा, मैंने थोड़ा सा कम जुल्म किया। जी नहीं, सारे डालेंगे।
उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा जुमला बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ छोड़ दीजिएगा? पूरा पेज तो मैं कह रहा था कि इसमें अगर वो जो आपने लिखा होगा उसमें से सिर्फ पॉइंट्स बता दें, पूरा पूरा ना लिखें। इस तरह name चलें, of director- ये कहना चाह रहे हैं कि एक लंबी सी लाइन लिखी हुई है तो उसको एक हेडिंग टाइप के पैटर्न में छोटा सा करके 5-6 वर्ड्स में बता दें, कोई मसला नहीं। सर नीचे लिखा हुआ है फॉर सबमिशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट कंपनी के हैं जी, मेंबर्स जाहिर है हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं, ऊपर लिस्टेड ऊपर लिस्टेड लिखा हुआ है। आप शायद एक मिनट, ये मैं सवाल के शुरू में आपको दिखा देता हूँ, वो ना वही हमारा सवाल गुम हो गया। वही नहीं, सवाल तो वही था। ये इस वक्त मेरे स्टाइलिस्ट ने आबशार लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक ऐसा सवाल आए जिसमें लिस्टेड कंपनी के पूछे हों और वो 10 से भी कम नंबर हो। तो जब 10 पे आपने कहा कि सर हम पब्लिक के जब लिख देंगे तो हमने तो अपनी तरफ से तूफान मचा दिया होगा, तो आप क्यों ये सोच रहे हैं कि ICAP ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा? तो ICAP 7 नंबर के लिए भी 16 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकता है, 17 पॉइंट्स। तो इसका मतलब है कि जब भी डरना है ज़्यादा लिखना है। जी, असल में फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, आप पावर रखते तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन का इख्तियार पेपर वो दे देंगे। ये तो आपकी कॉल है ना। अगर एक बच्चा कहे कि सर अगर मैं कम तैयारी करूं तो क्या मैं पेपर दे सकता हूं? मैं कहूँगा नहीं, आप नहीं दे सकते। वो कहेगा मैंने देखा है, कम तैयारी के साथ पेपर तो दिया जा सकता है। अब पेपर दिया तो जा सकता है, लेकिन आगे से फिर पास हो सकता है या नहीं। तो अगर आप ये कहें कि सर इसमें क्या हम कम पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा भाई लिखने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो फिर ये मत सोचिएगा कि एग्जामिनर को आप पे तरस आ जाएगा कि बेचारा बच्चा कितनी दिक्कत करता। तो भाई इसमें बिल्कुल मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आपको रट्टा लगा हुआ है ना, और जिनका रजिस्टर बना हुआ है, यकीन माने वो जब अपने रजिस्टर से याद करते हैं तो 5 मिनट इज़ द टाइम जिसमें डायरेक्ट रिपोर्ट के सारे कंटेंट रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब वही बात है कि डेफिनेशन के अलावा आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं हमेशा। तो अच्छा खुद ही चले जा रहा है भाई, मैंने नहीं आपको चेंज किया। क्यों आप ऐसा करते हैं? रुक जाओ, क्रॉस, आगे नहीं जाना। ठीक है जी। तो पॉइंट यही है कि अगर आपको ज़्यादा आता है तो ज़्यादा लिखने में नहीं लगता। पब्लिक आपने लिख दिए, 5 बातें लिस्टेड की इजाफी लिखने में कितना टाइम लगेगा जो आपको रटी हुई हैं? एक भाई ने कहा 5 मिनट, यानी कि आप 1 मिनट में इतनी सी लाइन लिखते हैं। आपने कहा 5 मिनट। एक तजर्बा कीजिएगा, टाइमर चलाना है, सामने किताब रखनी है, देख के लिखना है और बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ के और फिर लिखना है। आपको फिर भी 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतने ध्यान से पढ़ के बहुत ही जमा के लिखने में। और जिसको रटा लगा हुआ होता है, 2 मिनट ज़्यादा है, आप 2 मिनट में उसे लिख सकते हैं। ये तजर्बा करके देखिएगा। अगर आप ये याद किया वह 5 लाइनें 2 मिनट में नहीं लिख पा रहे तो गड़बड़ है। 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। 120 को अगर आप 5 लाइनों पे डिवाइड करें, 24 सेकंड। 24 सेकंड बड़ा तसल्ली से गुजरते हैं। मैं थोड़ी देर खामोश रह के आपको 24 सेकंड बताऊं कितने बड़े होते हैं। काफ़ी बड़े होते हैं 24 सेकंड। तो मतलब इसमें ये नहीं शर्माना, और शर्माना चाहें तो शर्मा लें, मत लिखें ज़्यादा। रिस्क ही है ना, पता नहीं शायद एग्जामिनर ने ज़्यादा चाहा था या नहीं चाहा था। नहीं चाहा था तो आपकी बचत हो गई, आपने 2 मिनट बचा लिए। वो 2 मिनट तो आपने वैसे ही ज़ाया करने हैं आखिरी टाइम सोच के कि मुझे क्यों नहीं सवाल याद आ रहा। मैं आपको बताऊं, इसमें गंदी सी ब्रेक लग जाती है। ये ऐसे ही है जैसे दुश्मन टीम ने टारगेट दिया हो 250 का, और 20 ओवरों में हमारी टीम 200 करके बैठी हुई हो, और अगले 30 ओवरों में 50 करना, और उसके बाद 200 पे ऐसी जाम हो कि बस विकेटें गिरती जा रही हो। आपको कमती लॉ के पेपर के तीसरे घंटे में ये फीलिंग आएगी कि आप कहेंगे 2 घंटे मैंने इतना कुछ कर दिया, अब इस 1 घंटे में तो आग लगा दूंगा। उस 1 घंटे में कुछ नहीं होना, क्योंकि जो आपके पास तीर थे वो आप चला चुके हैं।
2 घंटे में मैक्सिमम पेपर आप कर चुके होते हैं जो आपको आता होता है। उसके बाद आपको सिर्फ अपनी याददाश्त को रिकॉल कर रहे होते हैं कि अच्छा और रजिस्टर पे ऊपर करके 3 लाइनें लिखी हुई थी, ऊपर 3 लाइनें तो उस टॉपिक में भी लिखी हुई थी, अब वो कभी उस टॉपिक की 3 लाइनें याद आ रही हैं, कभी उस टॉपिक की 3 लाइनें याद आ रही हैं, तो ये मिक्स हो रहा होता है। तो जितना सुथरा आता है ना वो 2 घंटे की गेम होती है। 2 घंटे में आई कैन बिलीव 75 से 80 नंबर का पेपर आप पकड़ के अपने कब्जे में कर चुके होते हैं। उससे ऊपर की 20-25 नंबर जो है वो तकलीफ दे रहे होते हैं, या सवाल नहीं समझ आ रहा होता या जवाब याद नहीं आ रहा होता, और जवाब अगर याद आ रहा हो तो वो पेपर का सवाल लॉजिकल होता है, यही नहीं समझ आता इसकी अंग्रेजी कैसे लिखूं। तो अब आपको याद है ना 3 स्टेप, कम से कम स्टेप 1 करके छोड़ दें, कम से कम लॉ लिख दें जो रट्टे से पूरा हो सकता है। तो किसी भी सवाल को स्किप नहीं करना, हर सवाल में से ना 1-8 नंबर आसान होता है उठाना, वो ज़रूर उठा लेने हैं। आगे चलते हैं। Pluto Private Limited, having paid up capital of 10.4 million, has laid its annual financial statement for approval at PPL's annual general meeting. Annual general meeting में उन्होंने अपने अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रख दिए हैं। Under provision of Companies Act, advise the Company Secretary about the requirement for filing financial statement with report and other documents if any. अब इनको फाइलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? प्राइवेट कंपनी है तो अब आपने पहले तो ये कह देना है कि फाइलिंग आपने रजिस्ट्रार के पास करनी होती है, चाहे अप्रूव हो या ना हो, और फिर कह देना है कि ये एक दफ़ा देख लें कौन सी है, बल्कि सवाल ने खुद ही बता दिया है। अब इस सवाल में अगर आप ये लिखेंगे कि अगर ये कंपनी 10 मिलियन से छोटे पेड अप कैपिटल वाली हुई तो ये पॉइंट है, तो आई के आपको बहुत गुस्सा आएगा। वो कहेंगे हमने आपको बड़ा कंक्रीटली बताया है कि ये 10.4 मिलियन है, जो कि 10 से लाजमी बड़ा ही होता है। तो इसलिए जब इतना एक्सप्रेस उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर उधर अगर मगर से बात नहीं करनी। डन। Under the provision of Companies Act, briefly describe the following requirements of private limited company for presenting its first financial statement in annual general meeting and whether the financial statement are required to be audited. पहली AGM के बारे में और अकाउंट्स ऑडिट की ज़रूरत है या नहीं है इसके बारे में आपने बताना है। प्राइवेट कंपनी का जिक्र हो रहा है, 1 मिलियन से छोटी है तो ऑडिट नहीं करवाना, 1 मिलियन से बड़ी है तो ऑडिट करवाना है। और पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर के सामने रखने हैं, तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पहली AGM देखते साथ ही आप जज्बाती हो गए, आपको कुछ और भी याद आना शुरू हो गया। 16 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए और वो सारा, तो इसमें पहला है ना, पहले में ये वाली बात नहीं करनी। पहले वाले में वो जो साल वाली 31 दिसंबर वाली रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं होती। डन। आपने नोट किया है कि उन 2-3 सफ़ों से ही सारे सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा मूड ख़राब होता है उनका तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रट्टा या डायरेक्टर रिपोर्ट का रट्टा पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, फाइलिंग ये उनके बड़े फेवरेट एरियाज़ हैं। हर चैप्टर को देखते हुए, उसके पास पेपर देखते हुए थोड़ा सा उनका फोकस एरिया देख लिया करें, ताकि आप पहले से अलर्ट बैठे हों कि ये उनको ज़रा ज़्यादा नज़र आता है एरिया। ओए इतना बड़ा सवाल, इतने बड़े सवाल से पहले रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। उन्होंने कहा बताएं कि आप एग्री करते हैं डायरेक्टर से, इसका मतलब हमें सवाल पढ़ना ही पड़ेगा, ये शॉर्टकट नहीं चला। JL वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक कंपनी ऑन 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 को पैदा हुए हैं। was authorized by registrar to commence business from 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको इजाज़त मिल गई है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 फरवरी, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? डन। ये 2 डेट्स दी हैं, तो शायद हमसे कोई खास कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। वो पहली जनरल मीटिंग, ध्यान दिया जाए यहाँ एनुअल नहीं लिखा, उन्होंने कहा कंपनी की पहली जनरल मीटिंग करवाना चाह रहे हैं। जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग में फ़र्क था। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक होने वाली मीटिंग होती थी, जनरल मीटिंग मेंबर की हर मीटिंग को कहते हैं, विच कैन बी स्टैट्यूटरी, विच कैन बी UGM, विच कैन बी AGM। तो इन्होंने कहा है पहली जनरल मीटिंग के ऊपर आपस में इख्तलाफ आ गया, तो अक्सर लोग इसको देख के फर्स्ट AGM खाली कंसिडर कर सकते हैं, जबकि उन्होंने AGM नहीं बोला, जनरल मीटिंग बोला है। तो यहाँ की वर्ड है ये जनरल मीटिंग, और ये पता होना चाहिए हमें कि जनरल मीटिंग मेंबर्स की हर मीटिंग को कहते हैं। असल में बात ये है कि ICAP जब सवाल आपसे पेपर में पूछ रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा कि आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा और आपसे सिर्फ उसी चैप्टर के सवाल पूछे जाएं। वो ये जानता है कि आपने मीटिंग का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है,
तो वो ये समझता है कि बच्चा तैयार होके आया हुआ है, बच्चे को पहले से पता है। तो एक चैप्टर में किसी दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर वो टेस्ट कर लेगा तो उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। ये हम अपने टेस्टों में नहीं करते ना, हम अपने टेस्ट में हम कहते हैं जब पढ़ाई 11वां है तो सवाल 11वें के आए, ऊपर से कोई सवाल पीछे का आ जाए तो आप लोग खप डाल देते हैं। तो आईकेप ने ये नहीं सोचना कि वो जिस चैप्टर के अंदर है बस उसी का नॉलेज वो करे, अगर वो आपसे रफ अंदाज़ा दूसरे चैप्टर का लेना चाहता है तो उसमें हर्ज कोई नहीं। टू डायरेक्टर ऑफ द व्यू दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2018। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू explain whether you agree with the proposal of majority or director or the other two director। आप मेजॉरिटी की 30 अक्टूबर वाली बात सुनेंगे या बकाया 2 की 30 सितंबर वाली बात सुनेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, what would be your opinion in one above if the directors want to hold first AGM on 25 सितंबर 2018। सवाल के पार्ट बी ने हमें हिंट दे दिया कि वो दूसरी मीटिंग जिसके ऊपर बहस हो रही है वो AGM नहीं है। उन्होंने कहा बताओ वो जनरल मीटिंग हम 30 अक्टूबर को कराएं या 30 सितंबर को, पहला सवाल। और दूसरा ये कि अगर फर्स्ट AGM हमने करा दी 25 सितंबर को तो अब बताओ ऊपर वाले सवाल का जवाब क्या है। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें हिंट दिया है कि वो स्टैच्यूटरी मीटिंग की बात कर रहे हैं। और दूसरा हिंट हमें कहाँ से मिला, जहाँ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिली, तो हमें पता लग गया कि जी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 फेब और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है अप्रैल। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से आपने 9 मंथ तक जाना होता है। फरवरी पूरा गुजरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का एंड 9 मंथ है, डेट्स नहीं है, तो हम पूरा महीना वो करके अक्टूबर के बिल्कुल एंड पे 30-31 पे पहुंच जाए व्हाट्सएवर। तो यहाँ पे समझें 30 या 31। अब चूंकि सवाल में 30 दी हुई है तो ठीक है, वो नियरेस्ट डेट है। दूसरी तरफ आते हैं, 1 अप्रैल से हमने 6 महीने काउंट करने हैं। 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की क्या, 1। चूंकि इसमें हमने 180 दिन गिनने होते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत डेट्स आगे पीछे करके हम कह सकते हैं कि जो 30 सितंबर की बात कर रहे हैं और जो 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 30 अक्टूबर जो है वो 9 मंथ के अंडर आ रही है और 30 सितंबर जो है वो 180 डेज। अब 180 डेज गिन ही लें तो बेहतर है। अच्छा, 180 अगर 6 महीने दिन के हों तो फिर 180वां दिन आखिरी होगा आखिरी महीने का। अप्रैल 30 का है, मई 31, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का है, वाले 2-3 महीने हैं बीच में। इसका मतलब है 180 दिन 30 सितंबर से पीछे पीछे पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 30 सितंबर वाली बात तो को बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं लग रही। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेटर ऑफ होता है, अर्लियर ऑफ होता है? अर्लियर ऑफ 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन या 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन पहले पूरे हो रहे हैं। अब अगर मुझे बहुत प्यारा जवाब देना है तो मैं 180 दिन कैलकुलेट करके कहूँगा कि दोनों ही फजूल बात कर रहे हैं। 30 अक्टूबर वालों को तो फेंक दो बाहर कहीं दूर कि ये तो आगे की बात कर रहे हैं। कमेंसमेंट के 6 महीने यानी 180 दिन पहले पूरे हो रहे हैं और 180 दिन की कैलकुलेशन करके हम बता दें कि हम पहुँचे हैं 27 सितंबर पे और इन्होंने कहा है 30 सितंबर। तो ये डायरेक्टर्स अगर 27 पे कर लें तो फिर ये किसी हद तक रिक्वायरमेंट पूरी होती लग रही है हमें। बिल्कुल वही बात है ना, क्योंकि अब ये टाइप 3 सवाल है, इन्होंने आपसे ओपिनियन मांगा है तो आप पहले बताएं कि कानून ये है, फिर कानून कैलकुलेशन करके दिखाएं। जब सवाल आपको एक्सप्रेसली डेट्स दे देना और डेट के ऊपर डिसीजन लेना हो तो दिस इज़ वेरी गुड कि आप फिर डेट की कैलकुलेशन करके उनको नई डेट बताएं। कई दफ़ा क्या ऐसे सवाल के एग्जामिनर कमेंट में कहता है कि बच्चों ने ये कह दिया कि ये डेट सही नहीं थी लेकिन ये नहीं बताया कि डेट क्या थी। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तारीखें दी हैं, उन्होंने मेहनत की है तो आपसे कोई न्यूमेरिकल थोड़ी सी वर्किंग करवाएं। ठीक है, उनका वो लोग सोल्यूशन बनाते हुए जैसे मर्जी करें, क्योंकि सोल्यूशन उन्होंने ऑफिशियली नहीं दिए, सोल्यूशन मार्केट में से आया हमारे पास। सोल्यूशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता ICAP का, पेपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एग्जामिनर कमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, मार्किंग स्कीम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है।
सॉल्यूशन से हमें रफ अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि हाँ भाई हमारा जवाब करीब करीब कितना था। आईकेएप ने बार बार कहा है कि आपने सॉल्यूशन की बेस पे अपने आप को असेस नहीं करना, ये गाइडेंस के लिए सजेस्टेड सॉल्यूशन होता है। आईकेएप की वेबसाइट पे एक मोटा सा डिस्क्लेमर दिया हुआ है, मेरी किताब में जहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं उसके शुरू में मैंने मोटा डिस्क्लेमर कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि जिनका है उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं क्यों लूँ जिम्मेदारी। तो जहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं ना वहाँ उस पे पेज पे लिखा हुआ है। लो जी मेरी स्क्रीन, एक मिनट, मेरी स्क्रीन फिर दोबारा से शरारतें करना शुरू हो गई। भाई ने कहा अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। सेकंड में उन्होंने कहा बताएं आपका ओपिनियन क्या हो अगर डायरेक्टर पहली एजीएम ही 25 सितंबर को दें। अभी हम कौन सी तारीख तक पहुंचे थे? 27 सितंबर। हम कहते 27 सितंबर को आप करा दें अपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग। उन्होंने कहा अच्छा अगर बताओ स्टैच्यूटरी मीटिंग से पहले एजीएम करा दें फिर, तो हम कहेंगे कानून ने ये कहा है कि अगर आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग से पहले आपका फर्स्ट एजीएम हो जाए तो फर्स्ट एजीएम पे ही स्टैच्यूटरी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दें, स्टैच्यूटरी मीटिंग को पी जाए। तो यहाँ हम उसे पी जाएंगे। ये बार बार बदल जाता है भाई, ये आज कुछ मैग्नेटिक इसमें मसला आया हुआ है, सेल हैवी हो गए। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। बहुत खूबसूरत बात है। द एक्ट हैज फर्दर प्रिस्क्राइब द मिनिमम कंटेंट ऑफ सच रिपोर्ट। वो डरा रहा है आपको कि वो एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है फिर उसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं। In the above context, list the matter which are required to be included in business review section of the director report of listed company. अब इन्होंने पूरे कंटेंट नहीं, उन्होंने कहा कि लिस्टेड कंपनी का वो जो बिजनेस रिव्यू सेक्शन है, वो जो एंड वाले 5 पॉइंट्स हैं इजाफी, उन्होंने होता है। तो ये पहला सवाल है जिसमें पूरा कंटेंट पूछने के बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजाफी कंटेंट लिस्टेड कंपनी के वो जो बिजनेस रिव्यू वाला पोर्शन है वो उन्होंने क्या होगा। नंबर का कितना होता है, तो यहां सिर्फ एडिशनल वाले उन्होंने पूछा। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस द टाइम फ्रेम विद इन विच क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चलो इस गरीब की भी बारी आई, शुड बी प्रिपेयर्ड एंड द रिक्वायरमेंट इफ एनी फॉर इट्स रिव्यू। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं और क्या उनका रिव्यू और उसका वो टाइम है। अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हम सिफर ऐड कर देते थे, वो चीज़ आपसे मांगी है। और फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस टाइम फ्रेम की होनी चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने। 12वां वो तो फारिग हो गया, तो 3 क्वार्टर हैं जिसमें सेकंड क्वार्टर नहीं है, 6 महीने हैं। और फिर फाइलिंग के वक्त आपने वो सिफर लगा देना है कि 30 दिन, 60 दिन और 30 दिन, ये उसकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट। डन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आईकेएप को नहीं पसंद क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक और इसीलिए ये अभी आया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी अटेम्प्ट से एक आधा अटेम्प्ट पहले सिलेबस में डाला था। उससे पहले क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी किताब में नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आईकेएप को ये टॉपिक नहीं पसंद, ये टॉपिक इंक्लूड सिलेबस में बाद में हुआ है। तो आपने इससे नफरत का इजहार नहीं करना ये सोच के कि लो ये तो आईकेएप ने एक दफ़ा पूछा था इतने सालों में। डन। तो ये बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग जो है वो इसको लाइट ना ले लें। लिस्ट any 10 contents of director report of public unlisted company as prescribed in Companies Act 2017 5। अब समझ आया, वो 2 लाइनों का 2 पॉइंट्स का 1 नंबर मानते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के सारे पॉइंट मिला के 17-18 बनते हैं और 10 नंबर का सवाल फिर उन्हें 7 नंबर के लिए भी पूछे हुए थे। तो इसका मतलब है कि आईकेएप आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है ना। 10 कंटेंट मांगे 5 नंबर के लिए और आप वहाँ 10 नंबर के लिए जो है वो 12 बातें लिखने लगे थे। तो ऐसे नहीं होता, ज़्यादा और कम के डाउट में हमेशा ज़्यादा की तरफ जाना है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ OL अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 वॉज हेल्ड ऑन 1 मार्च 2021। All the presented agenda item were approved at the meeting except for the adoption of annual financial statement. In light of Companies Act 2017, discuss the requirement OL must comply with for filing its financial statements. Financial statements file करते हुए उसकी क्या वो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट? नहीं हुई, ठीक है। ऑल एजेंडा वर अप्रूव्ड और सिवाय उसके, भाई पीछे हो जाओ, सिवाय उसके बाकी सारा काम हो गया। तो एक तो फाइल कर दें
दूसरा उन्हें बता दें कि ये अप्रूव नहीं हुआ। ये कौन सी कंपनी है भला? लिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो प्राइवेट और उसकी एक्सेप्शन वगैरह हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। डन? मज़ा आ रहा है। ड्रेड लिमिटेड लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, यही तो मज़े हैं। Red Limited listed on Pakistan Stock Exchange. The audit of RL's financial statement for the year ended 30 नवंबर 2021 in process and will be concluded on 28 मार्च 2022। आपका ऑडिट हो रहा है और 28 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। ईयर एंड क्या है? 30 नवंबर। ओए होए, ऑडिटर तो बहुत आगे चला गया है। Management has informed that the financial statement for quarter ended 28 फरवरी 2022 will be prepared 2 weeks after the conclusion of year's end audit। आपके क्वार्टरली अकाउंट्स, कौन से क्वार्टरली अकाउंट्स? जो कि क्वार्टर एंडेड कौन सा है? 28 फेब, और 30 नवंबर पे आपका साल खत्म होता है। तो इसका मतलब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पहला क्वार्टर, अगले साल का पहला क्वार्टर, अभी वो ऑडिट एंड होने के 2 महीने बाद वो वाले भाई साहब आने लगे हैं। Under the provision of Companies Act, advise all the statutory compliances to be made by RL in respect of aforementioned financial statement, including transmission, dispatch requirement, if any। उन्होंने के ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल्स दी गई हैं, 2 फाइनेंशियल्स दी गई हैं, एनुअल और एक क्वार्टरली, अगले साल की पहली क्वार्टरली। उन्होंने कहा उसके बारे में जो भी ट्रांसमिशन, डिस्पैच, कुछ जो कुछ आप बताना चाहते हैं बता दें, ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। लॉजिक आ गई, क्लास के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क। क्या अगले साल के पहले क्वार्टर का पिछले साल के साथ कोई खास कनेक्शन है? अगर उसमें एक्सटेंशन मिल गई तो उसमें भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, ऑडिट कब खत्म हो रहा है? 28 मार्च को। और हमारा सवाल गायब कर देते हैं। ऑडिट खत्म हो रहा है 28 मार्च को, और उन्होंने कहा ऑडिट खत्म होने के 2 हफ्ते बाद क्वार्टरली अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होंगे। अगर ये क्वार्टर शुरू हो रहा है नवंबर एंड से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड पे ये बन जाना चाहिए। तो ये मार्च खत्म होने के भी 2 हफ्ते आगे जा रहा है। इसका मतलब है कुछ एक्सटेंशन वाला सीन है। और ऑडिटर की अगर ऑडिट फाइनल 28 मार्च को हो रहा है तो उसके बाद मेंबर्स को खत भेजा जाएगा, फिर मेंबर्स इकट्ठे होंगे, मेंबर्स फिर उन अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे, और ये वाली एजीएम किस वक्त होनी चाहिए? ईयर एंड के 120 डेज। ईयर एंड कब था? 30 नवंबर। दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, सब बराबर हो गया, 90 दिन पूरे हो गए। तो मार्च की 30 120वां दिन है। मार्च की 30 पे तो एजीएम होनी चाहिए, और एजीएम से पहले मेंबर्स को ऑडिटेड अकाउंट्स और वो चीज़ें भेजनी होती हैं। तो कब ये नोटिस भेजेंगे, कब ये एजीएम करवाएंगे? इसका मतलब है ये फंस गए हैं, इनको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। और जब आप अपने एनुअल अकाउंट्स में एक्सटेंशन लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपके अगले साल के पहले क्वार्टर में, अब आप ये देखें कि शायर ने कितना खूबसूरती से सबको लिंक किया है। क्या चीज़ ऑडिटर ने? ठीक है, भाई शायद बहुत दूर निकल गए थे, वापस आए। तो आप ये देखें कि ये सारा उन्होंने बात की। 9 नंबर का सवाल, वो खुल के आपसे चाह रहे हैं कि आप एनुअल अकाउंट्स के बारे में भी सारी बातें बताएं, क्वार्टरली के बारे में भी सारी बातें बताएं, फिर ये भी बताएं कि उधर एक्सटेंशन होगी, डेट्स का हिसाब किताब करके, फिर बताएं कि चूंकि उधर एक्सटेंशन होगी तो इधर भी एक्सटेंशन होगी। तो ये वाहिद पढ़ा लिखा सवाल था, अच्छा सवाल है इस चैप्टर में जो उसमें उन्होंने। जी भाई परेशान हुए, भाई ने कहा सर जब भी लेटेस्ट अटेम्प्ट्स नज़र आती हैं तो उसमें टेढ़े सवाल ज़रा बढ़ जाते हैं। एक काम करते हैं, ये पिछली अटेम्प्ट है समर 22, स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 21 में अगर आप देखें तो ऊपर 10 कंटेंट्स पूछे उन्होंने, रट्टे वाला सवाल था। नीचे वाले में उन्होंने फाइलिंग से रिलेटेड बात की है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मुश्किल, लेकिन पिछली अटेम्प्ट में पहली दफ़ा इन्होंने सिलेबस बहुत शॉर्ट कर दिया था। बच्चों को आदत थी पूरे बिजनेस लॉ की, ये जो इस वक्त बिजनेस लॉ है ना, उसका जितना सिलेबस अभी है उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, प्लस जितना आपका कंपनी लॉ उसमें से एक चैप्टर माइनस करें। ये कंबाइंड सिलेबस होता था बिजनेस लॉ अकेले का। जब उन्होंने उसमें से छोटा वाला पोर्शन कंपनी लॉ साइड पे किया और उसका सवाल बनाने बैठे तो उन्हें समझ आ गई कि इसमें तो
क्या करेंगे हम, ये तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा पेपर सेट किया कि सबसे गंदा रिजल्ट कंपनी लॉ का आया, 22% था, 21% तकरीबन। क्या है? नहीं, लॉ को ख़राब नहीं कर रहे, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कम पढ़ो तो सुथरा तो पढ़ो ना। कैफ जो शुरू के बच्चे हैं उनको सिलेबस बढ़ा दिया और पूछ आसान रहे हैं। आपका सिलेबस शॉर्ट है बट गहराई में पूछ रहे हैं। आई बिलीव कि ये बहुत छोटा सिलेबस है, यकीन माने, मतलब मेरी प्रोफेशनल जो वो है ना कैपेसिटी, मेरा बहुत दिल करता है कि यहाँ 250 सेक्शन होने चाहिए कंपनी एक्ट के। असल में भी आपको अंदाज़ा नहीं है, आगे आके जो बहुत बुरी होती है ना, उस टाइम पे मुझे बड़ा तरस आता है। मैं कहता हूँ आई के अपने उधर मजाक ना किया होता तो इधर आके बच्चों को पता होता लॉ का। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी मेरी यही है कि ये पेपर बड़ा होना चाहिए। अगर मैं टीचर ना होता तो मैं आई कैप को कई दफ़ा कह चुका होता कि ये बड़ा होना चाहिए पेपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक कन्फ्लिक्ट है कि मैं टीचर भी हूँ और मुझे सामने बैठे बच्चों को शक्लें देख के मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों ने और क्या देना है। MFA का जन खड़ा हुआ साथ, ऑडिट है, FR2 है, तो ग्रुप बी में इतने ज़ालिमों में एक ही पेपर है जिसमें थोड़ी सी इंसानियत है, एटलीस्ट जिसको पढ़ने में थोड़ा सा सुकून है। तो अगर वो भी आई कैप ने बुरा कर दिया तो फिर क्या होगा ग्रुप बी वालों के साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो एक जुर्म करता हूँ और मैं आई कैप को नहीं बताता कि आपने इसे बहुत छोटा कर दिया। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें खुद समझ आ गई है, उन्हें पेपर ही टेढ़ा सेट कर दिया। तो यस, पिछला पेपर एक्स्ट्रा लॉजिकल था। तो इसका क्या मतलब है कि वो आगे भी लॉजिकल तो ज़रूर रहेंगे, एक्स्ट्रा रहे ना रहें, क्योंकि सिलेबस छोटा हो गया तो वो इस पर काम करेंगे। आज दिन क्या है? आज सैटरडे है। उनकी बिलाल भाई, उनकी 6:30 क्लास है इरफान साहब की, 6 बजे, ठीक है। तो एक ख़ास टाइम तक अगर हमारा ख़त्म नहीं हुआ तो हम आपको खुदाफिज़ कह देंगे ताकि आप वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। ये भाई ने असल में CA फाइनल में भी पहुँचना है, नहीं पहुँचेंगे तो कसूर भी मेरा है, उधर की इंतज़ामिया मैं ही हूँ। और वो कहेंगे जी आब्दी साहब नामी एक टीचर ने कैफ के, आब्दी साहब नामी जो चलें जी, ये बात समझ आ गई आपको। तो इसमें बहुत कुछ लिखना था, दिमाग इस्तेमाल करना था, और आई कैप ने आपको जो आप इमेज बना चुके थे इससे पिछले सवाल तक कि इस चैप्टर को रट्टा मार लें, ज़बरदस्त है गेम, उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा हम जब चाहें इसमें से कुछ भी लॉजिक पूछ सकते हैं। कौन से? हाँ, मैंने जो ओल्ड सवाल है उनको मॉडिफाई किया है, ओल्ड सॉल्यूशंस को भी मॉडिफाई किया है। नॉर्मली हम आईकेप के सॉल्यूशन ऐसे नहीं करते, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से चेंज हो गया था 2017, तो इसलिए सॉल्यूशंस में कुछ जगह मैंने मॉडिफिकेशन की है। मर्जी है, वो जंगल का बादशाह है। असल में ना अगर कोई 200 चैप्टर्स हों तो फिर तो चलो इस तरह की हम प्लानिंग करें। 12 चैप्टर्स हैं जिनमें से 3 चैप्टर 2-2 सफ़े के हैं। तो इसका मतलब है ये बच्चों ने जुल्म किया है कि इतना छोटा सिलेबस है, उसके बाद बच्चे सोच रहे थे कि हम कुछ छोड़ लें। छोड़ना कुछ नहीं है। कराची, हाँ, पेपर सेट करने वाले हैं। अगर टिकट महंगी होगी और आजकल बम शम भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल भी बड़ा बढ़ गया, अब तो दहशतगर्दी भी सस्ती रही। लिस्ट द मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन बिजनेस डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट के सेक्शन, उसमें क्या होगा? 4 नंबर, ठीक है। वही जो परेशानी के आलम में कह रहे थे कि लॉजिकल सवाल आ रहे हैं, आई के अपने फ़ौरन से उसी अटेम्प्ट में एक और पार्ट में हल्का कर दिया हाथ, पास पेपर वाला। तो वो क्या है, वो खिलाता है तो रुलाता भी है, नहीं क्या वो खाता है तो लगाता भी है। तो ये जो है ना, ये आई कैप जो है वो मतलब अगर तड़पाता है तो हंसाता भी तो है, ज़्यादा तड़पाता है। जल्दी से कुछ और शुरू करते हैं। चैप्टर 9 याद नहीं है? खाना खाया हुआ याद है? वो जो खाना खाने के चक्कर में हमने छोड़ा था वो याद नहीं है? खाता तो खिलाता तो पढ़ाता भी तो है ना। ठीक हो गया जी। चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब है ही बेचारा छोटू सा,
दो तीन तरह की मेन डिस्कशन है। एक वो टॉपिक जिसमें हम कहते हैं कि क्यों नहीं दिया डिविडेंड, उसमें क्या क्या एक्सेप्शन थी जहां आप बच सकते हैं। फिर एक डिक्लेरेशन की बहस है कि डिक्लेरेशन किस दिन को काउंट करेंगे, और फिर पीछे बहस है कि कहाँ से डिविडेंड नहीं दे सकते। 3 टोटल तरह की बहसें हैं। बेचारा छोटा सा चैप्टर है, मेरे ख्याल में सबसे छोटा यही है। हाँ, सबसे छोटा यही है, और ये 11वां मिल के 20 नंबर का यूनिट है। आते साथ ही बदतमीजी। ऑटम 9 का सवाल, पहला सवाल हमारे पास पेपर का। फ्लैश लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन, जी भाई ने एक अच्छा मशवरा दिया, उन्होंने कहा सर ऊपर वाली बात पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट देख लें। स्टेट द सिचुएशंस इन विच नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट 2017। एक बहुत अच्छा मशवरा हमें अच्छे टाइम पे मिल गया और हमने नहीं देखा, लेकिन भाई ये 2 अलग अलग पार्ट है। शायद ए और बी नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ लग रही थी। चलें, दूसरा हमने पहले पढ़ लिया जो हमें आता था, और पहला पढ़ने से पहले इसको लिख डालें ताकि जो मजबूत अकीदे के साथ चल रहे हैं वो चलता रहे। फिर जो गंदा मूड होना है वो पहला पार्ट पढ़ के हो, लेकिन जो आता है वो तो छापे ना। तो रट्टे के लिए उन्होंने पूछा कि वो कौन सी केसेस हैं जहाँ नॉन पेमेंट ऑफेंस नहीं होगा, तो आपको कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। वो एक्सेप्शंस आपने 4-5 चीज़ों की लिस्ट दी और आपकी बचत हो गई। फ्लैश लिमिटेड, लाहौर स्टॉक बोर्ड ऑफ जो है इन मीटिंग अप्रैल, क्यों फ्लैश लिमिटेड इज अ कंपनी, में दूर हो जाता हूँ इसे स्टाइल साइड पर कर लेता हूँ। फ्लैश लिमिटेड लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग में, अपनी मीटिंग में रिकमेंड करते हैं इंटरिम कैश डिविडेंड। इंटरिम कैश डिविडेंड किसने अप्रूव करना होता है? डायरेक्टर्स नहीं, और अपनी मीटिंग में करना होता है। 25% अप्रूव कर दिया। बोर्ड हैज अनाउंस द डेट ऑफ बुक क्लोजर फ्रॉम अप्रैल 23 टू अप्रैल 30। बुक क्लोजर भी अनाउंस कर दिया, इसका मतलब है इंटरिम डिविडेंड विद बुक क्लोजर। तो कौन सी डेट बड़ी कीमती हो जाती है? बुक क्लोजर की कमेंसमेंट, क्योंकि वो 2 डेट्स बताएंगे, जो शुरू वाली डेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल 23 को कमेंसमेंट हुई है। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ओवर डिविडेंड। हम कहेंगे इस डेट से 10 दिनों के अंदर अंदर आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए। किताब के अंदर एक एरर था 15 और 10 का, 10 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा है। इस वक्त तो सवाल सीधा सा है कि बताएं आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड कब करनी है इस गिवन सिनेरियो में। तो हम कहेंगे कि इंटरिम डिविडेंड जब डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया और साथ बुक क्लोजर की एक डेट भी बता दी, तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर जी ये 10 है। फाइनल इंटरिम दोनों में 10 है। आपके पास एक जगह 15 लिखा हुआ है, ये दोनों जगह 10 है। नीचे नोट में 15 है, वो 15 ही है, लेकिन जो पेमेंट वाली जगह है ना, वहां पे फाइनल और इंटरिम दोनों में 10 लिखना है। वो एक एरर था, मैंने लेक्चर के बीच में भी एक दफ़ा बताया था, तो वो आप देख लें, दोनों जगह 10 जी। जी अब उन्होंने कहा है कि आप पेमेंट के बारे में बताएं, तो आप कहें कि कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको कर लेना है। नंबर 6 है और कुछ और बातें भी हैं। ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो कॉन्सिक्वेंसेज में भी चीफ एग्जीक्यूटिव की लंबी चौड़ी बातें हैं। तो आप चाहें तो ये कहते हैं कि अप्रैल 23 से हम 10 वर्किंग डेज में बताएंगे, और अच्छी बात है कि आप कैलकुलेशन भी कर दें, लेकिन पेपर में चूंकि आपके पास कैलेंडर मौजूद नहीं है, तो हमें ये 10 वर्किंग डेज उस तरह से समझ नहीं आ सकेंगे, एक चांस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम 10 वर्किंग डेज में कर देंगे, और एहतियातन लिख देंगे वर्किंग डे उसे कहते हैं जिस पे बैंक खुला होता है। तो वो जी हाँ इंटरिम है, 10 वर्किंग डेज दोनों जगह। एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जो स्टेटमेंट दी हुई है बताएं वो सही है या नहीं कंपनीज एक्ट के मुताबिक। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, आपने तौजीहात भी पेश करनी है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव मे डिक्लेयर डिविडेंड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। मतलब इस जुमले से ज़्यादा वहिया जुमला हो ही नहीं सकता कि इन्होंने 2-3 बदतमीजियाँ एक साथ कर दी हैं, खून खौला दिया। एक कंपनी लो रटा मारा हुआ बच्चा जो है ना, वो इस जुमले पे तड़प जाएगा। पहला तड़पेगा वो नो रिस्ट्रिक्शन पे, दूसरा तड़पेगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने डिक्लेयर करना है, तीसरा
किसी भी प्रॉफिट से, तो आप कहेंगे तीनों बातें फजूल की हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, चूंकि करेक्ट में तीन मसले, चीफ एग्जेक्टिव और एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। इसकी एक्सेप्शन बतानी है। वेयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड कंपनीज एक्ट, द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंपनी be punishable with imprisonment for the term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5 million rupees। इस जुमले में आपने बताना है एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन आपने बतानी है, तो आप बता देंगे। 20 Feb 2013 को डायरेक्टर एफडीए लिमिटेड लिस्टेड कंपनी ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड। जून 30 2013 सब्सिक्वेंटली कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड अ मेजर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंपनी नीड्स फंड इमीडिएटली। कंपनी के डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया और साथ ही एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, उनको पैसों की जरूरत पड़ गई। कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट विशेस टू डेफर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट कर दी है, डेफर कर देते हैं। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन, क्या एफडीए डेफर कर सकती है पेमेंट? नहीं, डेफर नहीं कर सकते। वंस अनाउंस तो आपको 10 वर्किंग डेज में देना होगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू पे द डिविडेंड ऑन टाइम, चीफ एग्जेक्टिव के साथ वो सारे मामलात होंगे। सिचुएशन अंडर विच डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अनलॉफुल। तो तकरीबन बस पहले वाले में हल्की सी लॉजिक और 10 नंबर रट्टे वाला सवाल। डायरेक्टर ऑफ सिग्मा लिमिटेड, ये डिवाइस चल रही है ये वाली, ठीक है। कह रहा है कनेक्शन लॉस्ट, इनको क्या नजर आ रहा है? मैं कहीं और हूं, मैं अगली स्लाइड पे आया वो, चूंकि इधर कनेक्शन लॉस लिखा नजर आया इसलिए मुझे वो हुआ। ठीक है, अगर आप बुक से देख लें तो चल जाएगा काम। हाँ जी, बुक में आपके पास अगला सवाल, डायरेक्टर ऑफ सिग्मा लिमिटेड विश टू रिकमेंड अ फाइनल डिविडेंड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, एडवाइज द डायरेक्टर्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कनेक्ट हो गया? एक मिनट, हाँ जी चलिए, हमारा कोशिश कर रहा है। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है आपने बता देनी है। क्या रिस्ट्रिक्शंस है? कुछ खास प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, फिर एसेट्स बेच के नहीं दिया जा सकता, वो 2-3 रिस्ट्रिक्शन है। हमें प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, रियलाइज प्रॉफिट से डिविडेंड देंगे सिवाय इसके बिजनेस और वो से हो, तो वो सारे ही पूछ लिया 5 नंबर के लिए। 31 जुलाई 2015 को डायरेक्टर क्लब इंजीनियरिंग लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5 रुपये पर शेयर। However, before making payment of the dividend, company suffered huge losses due to a massive fire in the factory. CFO has informed the board of directors about CEL inability to pay dividend in time. Dividend announce कर दिया था इन्होंने, कर दिया था, उसके बाद इनको लॉसेज हो गए। अब जो मर्जी हो, आपने आवाम का माइंड बना दिए। याद है वो जो बंदा डेटर्स के मोहल्ले पहुंच जाता था, क्रेडिटर्स के, जिसका डिविडेंड जिसको मिल गया है, पता लग गया है कि मुझे मिलने वाला है, वो तो चौड़ा इन्वेस्टमेंट ही कर रहा होता है, उसके बाद फिर रुल जाता है जब डिविडेंड ना आए। तो अंडर प्रोविजन बताएं, when an interim dividend is deemed declared by CEL, किस दिन समझा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन। जब तक हमें बुक क्लोजर नहीं होता सवाल, हम हमेशा अज्यूम क्या करते हैं, डेट ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज इक्वल टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो हम कहेंगे जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है डायरेक्टर्स का, वो 31 जुलाई को इन्होंने किया, तो ये हमारा डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, इस दफा 3 के लिए पूछ लिया, पिछले सवाल में 5 नंबर के लिए पूछा था, ये बता दिया। और बताएं कहाँ पे आप जो है वो एक्सेप्शन ले सकते हैं। अगर बुक क्लोजर भी होता तो बुक क्लोजर की कमेंसमेंट इज इक्वल टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन।
वही बात है, गिनती की 3 बहसें इस चैप्टर में। एक बहस है कहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं, कहाँ से नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन कौन सी तारीख को कहेंगे, इंटरम और फाइनल में। ना दिया तो क्या होगा, और उससे बचने में कोई एक्सेप्शन है तो वो। Director of GL, a listed company, have recommended dividend equal to 40% of Falana undistributed profit. However, in AGM, the shareholders demanded that 60% of the undistributed profit should be distributed as dividend. Directors ने recommend किया 40% dividend. Members को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60% करते हैं. Under the provision of Companies Act, explain the following: whether the shareholder are justified. हम कहेंगे नहीं, उन्होंने बहुत ही फजूल बात। शेयर होल्डर्स 40% को कम करना चाहते तो वो कर सकते थे, बढ़ाने का इख्तियार लॉ ने उन्हें नहीं दिया। नंबर 2, वेदर द डायरेक्टर रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट इफ 70% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंप्राइज ऑफ अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या डायरेक्टर सही कर रहे हैं अगर उसमें से 70% आप कहें नहीं, अनरियलाइज से तो वैसे ही नहीं दे सकते। कॉन्सिक्वेंस इफ डायरेक्टर फेल टू पे द डिविडेंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, 2 नंबर के लिए। इससे पिछले सवाल में 3 नंबर था, उससे पिछले सवाल में 5 नंबर था। तो कभी भी ना नंबर्स पे बिलीव नहीं करना, अपनी कॉन्फिडेंस पे बिलीव रखना है। आपको जो आता है आपने लिख देना है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन। रिस्ट्रिक्शंस पूछनी सीधी सी, टाइप 1 सवाल है, आपने छाप छुप दिया। 8 सितंबर 2018 को डायरेक्टर अशांति लिमिटेड लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड ऑफ 5 रुपये पर शेयर और अनाउंस कर दिया बुक क्लोजर भी। तो अब डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बुक क्लोजर का स्टार्ट 28 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है और 3 अक्टूबर तक जा रहा है, बोथ डेज इंक्लूसिव। तो हमारे लिए काम की डेट क्या है, 28 सितंबर। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। कब डिविडेंड दिया जाएगा, तो हम कहेंगे 28 सितंबर से 10 वर्किंग डेज के अंदर। लेकिन ये इतनी सीधी बात नहीं है, आप पहले बताएंगे रूल ये है कि बुक क्लोजर की कमेंसमेंट डेट से 10 वर्किंग डेज काउंट करने हैं। इन गिवन सिचुएशन बुक क्लोजर की कमेंसमेंट डेट है 28 सितंबर। ऑल्सो स्टेट एनी 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non payment of dividend। अब पीछे उन्होंने कहा कि बताएं क्या टाइमलाइन होगी, टाइमलाइन प्लस एक्सेप्शन इस दफ़ा नंबर दे दिए 7, तो वो मर्जी है, वो जैसे मर्जी उसकी डिवीजन, 5 उसके दे दिए होंगे, 2 इसके दे दिए होंगे। लेकिन अगेन ये सोच के किसी भी पार्ट को कम ज़्यादा नहीं करना, हमें जितना पता है हमने सारा लिख देना है। जब 7 नंबर मिल रहे हैं और मिल सकते हैं पूरे, तो हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक और कंपनी, नीचे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। स्टेट व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस जहां डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड होल्ड कर सकते हैं। लिस्ट द स्टेप विद जीएल विद रिक्वायर्ड टू टेक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू कमरान अहमद अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब ये चीज़ पढ़ने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लिस्टेड कंपनी, अपनी मीटिंग 25 फरवरी में उन्होंने 30% इंटरिम डिविडेंड अप्रूव कर दिया। बुक क्लोजर वगैरह है साथ, बुक क्लोजर नहीं है। जब बुक क्लोजर नहीं है तो हम कहेंगे इंटरिम डिविडेंड 25 फरवरी को डिक्लेयर हो चुका हुआ है। अच्छा, while approving dividend payment, board has authorized to adjust dividend payable to one of the shareholder Kamran Ahmed against the amount due from him। उससे पैसे आने थे, इन्होंने वो पैसा वो रोक लिया। तो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां डायरेक्टर पैसे रोक सकते हैं? अगर रिसीवेबल है तो वहां पे रोक सकते हैं। इस बंदे से चूंकि रिसीवेबल था तो यहां रोका जा सकता है। स्टेप्स क्या परफॉर्म करेंगे आफ्टर वेरी वेरी मच टाइम, एक आउट ऑफ सिलेबस हमारे पास पार्ट आया है, हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर एक रेगुलेशन है लंबी चौड़ी सी, जिसकी 2 लाइनें हमारे सिलेबस में है। वो रेगुलेशन ये कहती हैं कि जब आपने किसी के पैसे रोकने हैं तो उस बंदे को पहले नोटिस देना है, उसको बताना है रीजंस। अगर वो पैसे आपको अलग से दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ना दे तो देन आप हक बजाने पे होंगे। यानी कि आपने सरप्राइज़ नहीं देना अचानक से उसे, उसको इन्फॉर्म करके उसको बता के और फिर आपने रोकना है, और फिर SECP को भी आपने बताना है कि जी हमने क्यों ऐसा किया। तो नहीं, ऐसे नहीं, बाद वाली बात तो नहीं है। जिसने देना होता वो, आज उसके पैसे हमारे हाथ में हैं, इस वक्त वो काबू में, कल भाग जाएगा। तो ये वाला पार्ट आउट ऑफ सिलेबस था कि बताएं कंपनी क्या करेगी। तो बच्चों ने यहाँ कॉमन सेंस से जवाब देना था, और कॉमन सेंस ये है कि अगर एक बंदे से पैसे एडजस्ट करके डिविडेंड देना है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डिविडेंड माइनस करेगी, जो बच जाएगा वो उसे ट्रांसफ़र कर देगी।
और SCCP को बता देगी। ये वो जवाब है जो आप सिलेबस में रह के दे सकते हैं, बट इसका असल जवाब सिलेबस में से नहीं था। हाँ, डिविडेंड विदहेल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं कि कामरान को बताना पड़ेगा आपको, उसको बगैर बताए नहीं कर सकते। ये हम वही लिख सकते हैं जो किताब में। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये वाला सवाल पार्ट देख के अगर आप कभी परेशान हो कि किताब में इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है, तो वाकई किताब में इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है, हमें धक्के से इधर उधर से लाइन पकड़ के फिट करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, इतने सारे सवाल करने के बाद जाके हमें एक ऐसा सवाल नजर आया है जो कि एक्सप्रेसली आउट ऑफ सिलेबस है, वरना आप देखें आपको जवाब सवाल हमेशा सिलेबस के अंदर से मिल रहा होता है। अंडर जी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कंपनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन। अब ये तो आपने घोल के पी लेना है ना, सवाल याद हो गया। वाह, इसका मतलब है कि 9/11 के साथ इन्होंने क्या किया होगा। इसमें लेटेस्ट पेपर भी डले हुए हैं ना, तो 11 में आपको 2 सवाल मिल गए। तो आप ये चेक करें कि एक एरिया जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, तो बंदा कहता है इन 2 चैप्टर से 20 नंबर के सवाल आएंगे, 15-20 नंबर के, उन 2 में से आएगी अपने एक छोड़ के और एक में से सारे बना डाले, तो वो जंगल का बादशाह है। वो 2-2 नंबर के सवाल 12 चैप्टर से बना दे, या वो 4 चैप्टर पकड़ के पूरा पेपर बना दे, उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक ब्लॉक से उसने नंबर पूरे करने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो टेक्निकली हमने डिविडेंड में देखा कि हमें स्पेसिफिकली 2-3 तरह के ही सवाल थोड़े ज़्यादा नज़र आए हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आपको हर चैप्टर के पास पेपर करने के बाद कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए रेड कलर से, कि जब आप रिवाइज भी कर रहे हो ना, तो वो वाली चीज़ों को रिवाइज करते हुए आप ज़रा ज़्यादा अलर्ट हो जाएं और ज़्यादा बेहतर तरीके से याद करें। डन? तो अपना ख्याल रखिएगा। अब हमारी अगली मुलाकात कब है? वेडनेसडे को इंशाल्लाह। तो जो अगले 2 दिन में आप पढ़ रहे होंगे रिवीजन क्लास में, अच्छा पता है ये पास पेपर सेशन तभी इफेक्टिव है जब आप ताज़ा वो रिवीजन वीडियो देख के आएँ। आप बेशक मत रट्टा मार के आएँ, बेशक मत रिवाइज करके आएँ, वीडियो को एक दफ़ा सुन के ज़रूर आ जाएँ, उसको फिल्म की तरह चला लें। अगर आपका बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं करा, बस फिल्म की तरह सुन लें, एवं शुगल मोगल के लिए, लेकिन कम से कम आप क्लास में बैठे हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो, ताकि फिर मज़ा भी आए इस एक्टिविटी का, वरना बेकार है ये एक्टिविटी। डन? इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।